हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली हैं टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी। चलिए पता करते हैं किरण बेदी से कि आखिर होगा क्या लोकपाल बिल का, क्यों इतने विवाद हो रहे हैं टीम अन्ना में, और अन्ना हजारे ने मौन व्रत तोड़ा है तो क्या कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है। वेलकम टू द शो। इतने दिन अन्ना चुप थे, आप लोगों पे अटैक हो रहा था कि आप लोग डिस्कॉर्डेंट बातें करते हैं, वो मौन व्रत करते हैं, आप सबको मौन व्रत रख लेना चाहिए, बार बार अटैक हो रहे थे। कल अन्ना ने अपना मौन व्रत तोड़ा और वही बात कही कई हद तक जो आप लोग कह रहे थे। अब कैसा लगता है? अन्ना जी वापस बड़े राइट टाइम पर आए, क्योंकि अन्ना जी की ये मूवमेंट है। हम लोग तो उनके सिर्फ सेनानी हैं, क्योंकि एक डेस्टिनी से हम लोग कुछ लोग इकट्ठे हुए, अलग अलग बिखरे हुए थे, लेकिन वो लोगों का कई संगठन हुआ जो अलग अलग आज अपनी जिंदगी में यही बातें करते थे। उस वक्त का समय था हम जब इकट्ठे हुए, उसमें अन्ना जी भी जुड़ गए। उस वक्त उस चीज का नेतृत्व अन्ना जी नहीं कर रहे थे। नहीं, इसी प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अन्ना के हनुमान हैं। आप अपने आप को कैसे बताते हैं? मैंने कहा ना, एक हम लोग सेनानी हैं। आई ओनली कॉल माई सेल्फ अ सोल्जर, और लेट्स से अ पुलिस वुमन। तो क्योंकि हम लोग यही तो ट्रेन विदाउट द डंडा। सो उस वक्त अन्ना जी भी एक ग्रुप के मेंबर थे जी। जब हम लोग इकट्ठे हुए, अगर थोड़ा सा मैं इसको पूरे 13 महीने हो गए इस बात को। अरविंद केजरीवाल मुझे मिलने आए कि मेरा साथ दोगी। हम लोग इस CWG के घोटाले पर, उस वक्त 2G इतना नहीं था, CWG के इतने जबरदस्त करप्शन जो मीडिया में जबरदस्त आ रही है अखबारों में, तो आओ मिलके दोनों FIR दर्ज कराए। इसलिए वो मेरे पास आया कि FIR दर्ज कराएंगे, इसको हम प्रेस में रिलीज करेंगे। उस दिन, जिस दिन उसने ये सोचा कि ये डेट में, उस दिन मैं लुधियाना जा रही थी, कोई मेजर गर्ल्स कन्वेंशन थी। मैंने अपनी डायरी देखी और मैंने कहा अरविंद, मुझे या तो वो कैंसिल करना पड़ेगा या तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि ये मुद्दा है जो मेरी जिंदगी के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि मैं लिखती भी थी, बोलती भी थी अपने तरीके से। तो हम लोग दोनों जने चले गए और हमने प्रेस में वो रिलीज किया। तो ये 2 का ग्रुप बना, उसमें उस वक्त कोई भी और नहीं जुड़ा था। और उसके बाद आई बात कि अब पुलिस स्टेशन में हमने FIR दर्ज करानी है। जब पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी, तो हमने सभी फेथ्स के लोगों को जोड़ना शुरू किया। उसने भी कुछ लोगों को फोन किया, मैंने भी कुछ लोगों को फोन किया। श्री रविशंकर और अन्ना हजारे जी उस ग्रुप में आए, हमारे बिशप भी आए, हमारे मौलवी भी आए। तो हमने फेथ्स को कि ये हमारी संस्कार। अन्ना जी उसका आए, उसमें एक मेंबर, तो हम लोगों ने कंबाइंड FIR दर्ज की। ये था एक संगठन। तो उसके बाद नेतृत्व अन्ना जी के, क्योंकि फास्ट अन्ना ही कर सकते थे और कोई फास्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि फास्ट अन्ना करते आए थे। और अन्ना ने अपनी फास्ट से, अपने त्याग से महाराष्ट्र के बहुत सारे कानून लाए थे। तो अरविंद को मालूम था कि अन्ना की फास्ट में कितनी ताकत है, और ये चमत्कार हुआ। हमको नहीं मालूम था 5 अप्रैल में जब ये ग्रुप बना, जो कि अब कानून लिखने वाले भूषण हैं, क्योंकि कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्ट कर रही हैं, तो मैं रिट्रोस्पेक्ट कर रही हूं। तो मैं वही देख रही हूँ कि आप रिट्रोस्पेक्ट कर रही हैं। तो जो पूरा सब कुछ हुआ इतने महीने, बड़े राइट टाइम पर अन्ना जी आए। उसके बाद जो सब कुछ हुआ, उनको जेल ले जाया गया, फिर वो जो बाबा रामदेव के साथ हुआ, जो एक जिसे कहते हैं मूवमेंट को डिवाइड करने की कोशिश की, और जो आपने, मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती हूँ, जो आपने, जो पूरा पॉलिटिकल क्लास आज भी आग बबूला हो जाता है कि आपने वो जो रामलीला मैदान में किया अपने रुमाल के साथ या एक दुपट्टे के साथ, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? नहीं, सच बोलने में रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए। सच बोलने में, सच के लिए अंदर सादगी चाहिए, और सच बोलने के लिए अंदर अंदरूनी ताकत चाहिए, और सच बोलने के लिए अंदर का गुस्सा चाहिए, और सच बोलने के लिए एक त्याग का रूप, एक गुस्सा ऐसा जो एक संगठित गुस्सा। आज भी आप में वो गुस्सा है, 100% अभी भी है। मुझे सच बोलने में कोई कभी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन वो एक माहौल ऐसा था जो आपको करोड़ों लोग, लाखों लोग आपको देख रहे हैं उस वक्त, आप और परेशान है वो, क्योंकि आपको 11th डे तक आपको अन्ना की फास्ट पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा। पार्लियामेंट एडजर्न हो रही है और लोग अन्ना को मिलने आ रहे हैं, और लोग आकर विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, और वही अच्छे साफ कपड़े पहने हुए हमको कुछ कमरे बंद में कुछ और कहते हैं। हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमको पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं आती, पॉलिटिकल मींस इलेक्टोरल लैंग्वेज नहीं आती, हमको पब्लिक लैंग्वेज जरूर आती है। सो उस वक्त ये मेरे सामने, जो उस वक्त जब मैं मंच पर खड़ी थी, एक एंग्विश था,
एक बड़ा जबरदस्त रोष था, एक लोगों में बड़ी चिंता भी थी कि अब क्या होगा, क्योंकि अन्ना का 11th डे आ गया। अगर उठ गए, अगर डॉक्टर त्रेहर ने आज इनको डिक्लेयर कर दिया ये क्रिटिकल है, तो ये मासेस को क्या होगा। सो इसलिए उस वक्त मेरे मन में प्रश्न आया कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं, उन लोगों पर जिनके इतने सारे चेहरे हैं, उन लोगों पर विश्वास। तो फिर उस चेहरे को मैंने इनेक्ट किया, क्योंकि मैं भी जब मैं प्रेजेंटेशंस कई बार देती हूँ तो मैं प्रेजेंटेशन विजुअल देती हूँ, मेरी आदत है विजुअल प्रेजेंट, क्योंकि विजुअल एक डायरेक्ट स्ट्राइकिंग विजुअल था और कोई नेता भूला नहीं है, वो नहीं भूल सकते, आउट फॉर योर ब्लड, ना मैं भूल सकती हूँ ना वो भूल सकते हैं, लेकिन वो इट वाज अ डिपिक्शन ऑफ what has been happening, what happens, and then let me tell you, it's not limited to political world. ये जो हम लोग बड़े सारे फेसेस हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन उस वक्त ये पॉलिटिकल वर्ल्ड था, लेकिन हम जिंदगी में हम सबके बड़े सारे फेसेस हैं। सो मैंने एक रियलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस की, लेकिन उस वक्त ये इशू पॉलिटिकल था, उस वक्त ये उनके हाथ में सोल्यूशन था, किरण बेदी उसके हाथ में सोल्यूशन था, जो संसद में बैठे हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी तरह है, उस दिन तो सच बज के आप एक वोटर की लाइन में लग जाते हो। फिर मैंने लोगों को एक्चुअली चढ़ाया और मैंने ये देखा है उस दिन तो बड़ा सुंदर बंदर करके हम लोग चले जाते हैं लाइन में वोट लगा के। फिर मैंने पूछा किसको वोट देते हो, उन लोगों को वोट जो आज इतने सारे चेहरे लगाए हुए हैं, और फिर मैंने उस चेहरों को इनेक्ट किया। ये मैंने मेरे में गुस्सा था कि आज किससे भीख मांग रहे हो, उन लोगों से भीख मांग रहे हो जो और उस वक्त लाइन लग के अपना दिन देते हो, और उन लोगों को जो आते यहाँ पर अन्ना को कह रहे कुछ जो मैं सुन रही हूँ और जो मैं भुगत रही हूँ। और तो अब अपने आप से प्रश्न पूछना, अगली बारी जब खड़े होंगे क्या ऐसे ही खड़े होंगे? तो इन अ वे इट वाज लाइक उनको चेतावनी देनी, अगली बारी जब वोट देने जाओगे उसको वोट देना जिनका चेहरा एक। हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली किरण बेदी से। आपके बारे में लोगों ने कहा कि आपकी कथनी एक है, करनी दूसरी है, वो ट्रैवल बिल्स वाले इशू में, उस पे आपको कोई दुख है? वो एक बिल्कुल नॉन इशू है जिसको एकदम इतना जबरदस्त बढ़ा दिया गया कि जैसे कुछ ढूंढना है तो ढूंढो। नॉन इशू क्या है? बड़े साल से ये ट्रैवल एजेंसी हमारे बिल्स ट्रैवल बुकिंग करती है, आज नहीं बड़े सालों से। और बहुत सारे लोग जब इनवाइट करते हैं कहते हैं हम आपको बिजनेस क्लास देंगे, और उसके बाद वो करते पूछते हैं उसी ट्रैवल एजेंसी उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो वो ट्रैवल एजेंसी उसको बताते हैं इसकी कॉस्ट क्या होगी। सो एक है कि आपको जो इनवाइट कर रहा है वो कह रहा है मैं आपको बिजनेस क्लास दूंगा जी, वो भी मेरी इंटाइटलमेंट भी है, लेकिन वो इज्जत से देता है। और मेरे से पूरा दिन मांग रहा है, किसी की सुबह की फ्लाइट 6 बजे है, मैं उनके कॉज में जा रही हूँ। वो मेरे जब मैं जाती हूँ तो कई बार वो लोग फंड रेजिंग अपने लिए रेज करते, मैं उनका सुविनियर रिलीज करती हूँ, लेकिन मैं कुछ और संस्था के लिए लेके नहीं आती। मैं एक कॉज के साथ जुड़ती हूँ जो उनके लिए एक मान है, और मुझे वो एक मान से मुझे बिजनेस क्लास देते। ठीक है, उसके बाद हाँ अगर मुझे कोई स्पीकर फी देता है तो वो संस्था को मैं कहती हूँ मुझे नहीं लेना, ये संस्था को डोनेट करेंगे। अगर कोई इनाम देता है तो मैं कहती संस्था को डोनेट करेंगे। तो ये टिकट की बात हुई जब, तो यही एक ट्रैवल एजेंसी आज से नहीं 20 साल से मेरा ट्रैवल बुकिंग करती है। उसके बाद जब वो बुकिंग करती है तो वो संस्था के नाम ही अकाउंट है उसमें, लेकिन मैं फैसला करती हूँ क्योंकि मैं एक एनजीओ हूँ। जब एक व्यक्ति समाज सेवा में जुड़ता है और एनजीओ बनता है, आपको पता है एक एक पैसा जोड़ के समाज सेवा की जाती है। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं चलती, मेरे पास एनजीओ का क्या है चलाने के लिए? अपनी बचत, अपनी किताबें, अपने अवार्ड मनीज, अपनी रॉयल्टीज। लेकिन जब ये सब आया होगा अपनी पहली इज्जत, बार, और एक उसमें मीडिया, एक मिनट में जवाब दे लीजिए। मैं पहली बार ही शायद इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और अगर आपके पास पेशेंस हो तो सुनना, और उसको ऑडिट मत करना ना, हम लोग ये एक्सप्लेन करना एकदम जो आप कह रही है वही दिखाया जाएगा। सो मैं क्योंकि मेरे पास इतनी देर समय नहीं मिला। आज हम इंटरव्यू इसलिए कर पा रहे हैं, मैं आपको मिल पा रही हूँ क्योंकि मेरी स्टैंडिंग कमेटी का काम खत्म हो गया। ये ट्रैवल एजेंसी इतने साल से काम कर रही है, वो ऑडिट नहीं होती। तो क्या हुआ, मैंने बिजनेस क्लास का इकोनॉमी में गई, जो बचा रहा हो उसी के पास रहा, वो पैसा उनके लिए इस्तेमाल किया जो कि ट्रैवल भी नहीं खर्च दे सकते, लेकिन वो भी फंड रेजिंग कर रहे हैं अपने कॉजेस के लिए। मैं उसको, कोई ऑर्फनेज है, कोई ओल्ड एज होम है, कोई स्कूल है, लेकिन वो एक फंड रेजिंग कर रहे हैं, कोई इवेंट है, तो मैं अपने खर्चे पे, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट में कितना ट्रैवल किया मैंने अन्ना के साथ, और मैंने अन्ना से नहीं कुछ लिया, मैंने अरविंद केजरीवाल से कुछ नहीं लिया। कहां से आया पैसा? ये मेरी बचत से,
उसी संस्था में जो बचा हुआ था, तो क्या वो कंपनी ऑडिट नहीं होती? इतने साल ऑडिट नहीं हुई। किसी टाइम पर भी मुझे उस एजेंसी ने या उनके ऑडिटर ने कहा, मैडम हम ये बजट आपका नहीं, अकाउंट नहीं रख सकते। तो क्या हुआ था, होना था, हम उधर से नहीं लेते, हम संस्था से अकाउंटिंग हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मुझे बताइए इसमें कौन सा फ्रॉड है, इसमें कौन से इन्फ्लेटेड बिल्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक, हाँ ये शब्द जरूर है कि हाँ बचा हुआ, अब बचत को आप कह दे झूठ, फ्लोटेड बिल्स, इन्फ्लेटेड बिल्स, कुछ नहीं है इसमें, मेरा अकाउंटिंग से मतलब ही नहीं है। वो एजेंट, हाँ वो आदमी रिजाइन क्यों कर गया? वो आदमी बिजनेस करता है, वो बिजनेसमैन है, उसकी रोटी रोजी बिजनेस है। मेरी रोटी रोजी बिजनेस नहीं है। बिल्कुल। वो बिजनेस चलाएगा और इन लोगों के जूझेगा कि अपनी दुकान बंद करके कहेगा मैं तेरे साथ स्वयंसेवी संस्था चलाऊंगा। तो वो इससे निकल गया कि कोई बात नहीं, अब अपना मामला, आप, मैं अकाउंट, अब आप कहीं और से ट्रैवल एजेंसी कर लें। हमने और से कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब बड़ा आसान हो गया। हम जो अब मुझे कोई इनवाइट कर रहा है, वो सीधा संस्था को कहता है हम आपको टोटल इतना दे देंगे, आप चाहे इकोनॉमी में आए, जब बिजनेस में आए। मैं कहती हूँ इतना साधारण चीज, इतनी उसको इसको इतना ही उछाल दिया, राई का पहाड़ बनाया गया। राई भी नहीं थी। प्रॉब्लम सर ये थी कि राई भी नहीं थी। अब ये मैं आपको वादा करती हूँ कि जो आपने अभी तक कहा है वो एडिट नहीं होगा, पूरा दिखाएंगे। दिग्विजय सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है आप इस मसले के बारे में, और जो आपका पूरी अकाउंटिंग है, जो आपने कहा कि पैसे वापस जाएंगे, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहें वही सही, कि अगर ए राजा पैसा वापस कर दें तो क्या 2G का लूट ठीक हो गया? इस पे आपका मुझे एक बहुत ब्रीफ जवाब दीजिए। मैंने उनकी टिप्पणी पे कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों? एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि उनका अपना राइट है बोलना जी, मेरा अपना राइट है उन कई बातों का जवाब ना देना। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप फिर एक जवाब देते हैं तो आप उस चीज के साथ इक्वल हो जाते हैं। मैं उस चीज के साथ इक्वल बनने की मैं नहीं महसूस करती, मुझे इक्वल बनने की। बिना जवाब दिए आपने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। अन्ना ने कल फिर से चेतावनी दी, उन्होंने कहा कि अगर विंटर सेशन में लोकपाल बिल नहीं आया तो वो फिर से फास्ट पे जाएंगे और कांग्रेस के खिलाफ 5 स्टेट्स में जहां असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन करेंगे। यानी सीधे शब्दों में आप लोग कांग्रेस के आमने सामने आ गए। ये क्या है? हम कांग्रेस के आमने सामने नहीं आए। हो सकता है रूलिंग पार्टी में बीजेपी होती, और बीजेपी क्योंकि रूलिंग पार्टी है, या कोई और रूलिंग पार्टी, किसी का नाम नहीं ले, कोई और रूलिंग पार्टी ABC होती, और वह उसके पास सिंपल मेजॉरिटी होती, क्या वो चाहे तो कानून नहीं ला सकती? जैसे उत्तराखंड में हुआ, जैसे उत्तराखंड में क्लियरली हुआ। क्या वो पार्टी चेंज नहीं कर सकती? वो स्पेशल सेशन भी कॉल कर सकती, वो ऑर्डिनेंस भी ला सकती अगर वो चाहे। तो अन्ना की टीम और अन्ना, हम लोग यही कह रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सेशन को एक्सटेंड भी कर सकते थे। हम कह रहे हैं ये रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी है कि जब देश सारा एक चीज मांग रहा है और त्राई कर रहा है कि करप्शन बहुत ज्यादा है, आप भी मान रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं इससे ज्यादा करप्शन का एक्सपोजर कभी नहीं हुआ, इतना ज्यादा नुकसान कितना नहीं हो चुका। तो क्या ये रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है? हम सिर्फ रूलिंग पार्टी को आगाह कर रहे हैं कि आप चाहें तो सब कुछ कर, जब वो चाहे तो ले आए, न्यूक्लियर डील में लाए ना, अगेंस्ट ऑल ऑड्स लाए नहीं, क्योंकि वो चाहते थे। तो क्या आई एम टेलिंग यू, ये जो पिछला एक सेशन हमने एडजर्नमेंट में देखा, करप्शन पर डिबेट ही नहीं हुई उन दिनों में, जबकि करप्शन 100% उस वक्त फुल था। मीडिया का कोई भी आज उस दिन प्रोग्राम नहीं जो कि करप्शन की डिबेट नहीं होती थी। Nobody called for a special session. So मैं ये कह रही हूँ, हमने एक सेशन वेस्ट कर दिया, एक करप्शन पर डिबेट भी नहीं हुई, वो तो बाद में हुई एक सेशन खो के। So आज हम लोग सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं। पहले अन्ना पे तो आप सब पे अटैक हुए, अन्ना पे अटैक हुए, बाबा रामदेव को तो खैर आप सबको पता है उनके साथ क्या हुआ। अब श्री रविशंकर को भी टीम C कहा जा रहा है ऑफ अ बिग संघ परिवार प्लॉय। मेरे दर्शक जो ये देख रहे होंगे किरण बेदी, वो सीधा जवाब चाहते हैं कि क्या आप लोग किसी भी तरह से RSS से या संघ से प्रभावित हैं या एसोसिएटेड है? नितिन गडकरी ने यह कहा है कि अन्ना का इतना सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं होता अगर बीजेपी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, उनका भी हाल बाबा रामदेव जैसा होता। जो भी अन्ना की मूवमेंट में आया वो भारतीय है, उसका रंग भेद विश्वास कोई भी हो, प्रांत कोई भी हो, कोई गांव का हो शहर का हो, वो एक भारतीय के रूप में आया। लेकिन हमारे गेट में कोई एंट्री नहीं है कि ये फलाने आदमी बैंड है। हाँ,
अन्ना का मंच 100% नॉन पॉलिटिकल था। उसमें मंच पे अन्ना के मंच से कोई पॉलिटिकल शेड नहीं अलाउड था। उसकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिटिकल हाथ नहीं था। तो हम यही कह सकते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उस टोटली सिविल सोसाइटी के हाथ में थी, जो कि नॉन पॉलिटिकल थी लेकिन सभी फेथ्स की थी। लेकिन सामने आपके पास कौन आ रहा है, कौन से विश्वास से आ रहा है, किस पार्टी से आ रहा है, ये उसका अपना डिसीजन है। ये अन्ना की हमने एक फिल्टरिंग नहीं लगाई थी। हम लोग कौन है फिल्टर लगाने वाले? सो मेन चीज, अगर कोई कहे हम भी उसमें थे, हम भी उसमें थे, तो अपने आप से पूछे आपको वो करप्शन आपको चिंता नहीं करती थी? अगर आप थे तो इसका मतलब करप्शन आपकी भी चिंता थी, तो आप आ गए अन्ना को सुनने। अब पब्लिक मीटिंग में, अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी पब्लिक मीटिंग है, कोई कह दे मैं भी आया था लेकिन देखो मैं फलाना था लेकिन मैं आपकी पार्टी का नहीं था लेकिन मैंने उसमें आया, अपनी मर्जी से। एक तरीका तो ये भी हो सकता है प्रधानमंत्री खुद अन्ना से उसी मंच पे आके मिलते, कहते कि मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी लोकपाल बिल लाऊंगा। ये भी तो एक तरीका था। बहुत आसान था। एक बहुत आसान तरीका हाथ से खो गया। जब अन्ना का 11th डे ऑफ द फास्ट था और राहुल गांधी जी ने अपने, हमें मालूम भी नहीं था क्योंकि वो अपनी मम्मी की मेडिकल टेंशन में ओवरसीज थे और वो बड़े राइट टाइम पर आए। हमको, मेरे मन में एक विश्वास आने लगा कि ही इज अ यंग मैन जो करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, ये जरूर आएंगे। हमारे मन में आने लगा ये जरूर आ जाएंगे अन्ना को कहने, मैं आज का युवा हूँ, इस देश की युवा ईमानदारी चाहता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी बड़े परेशान हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पार्लियामेंट में एक बहुत अच्छा लोकपाल बिल आएगा। आप मेरे हाथ से ये जूस पीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जन लोकपाल बिल से भी अच्छा बिल लाएंगे। मुझे समय दीजिए। आई एम टेलिंग यू, हम लोग, मेरे इमेजिन इट्स लाइक वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, लेकिन एक बड़ी रियलिस्टिक, क्योंकि वो तो अभी तक बोले ही नहीं थे और मैंने विश्वास पूरा था कि वो बोलते हैं। और वो खुद कहते थे कि मेरे पिताजी भी कहते थे कि 100 रुपए में से सिर्फ 18 रुपीज आम आज 16 रुपए जाते हैं, बाकी भ्रष्टाचार। जब वो खुद बोल रहे हो, इसी की तो आवाज है। हमें पूरा विश्वास था, मेरे मन में था, मैंने किसी को कहा नहीं, मेरे मन में था कि ये आएंगे, ये कुछ चीज बदलेंगे। वो आए नहीं। बहुत परेशान हुए। बहुत देर अब हम कौन सुनेगा? अब हमारे लिए कौन रहा? क्योंकि पहले तो सब हम ट्राई कर चुके थे। सो हमारी हमेशा होप हमेशा रहती थी कि कहीं ना कहीं से आवाज निकलेगी, और हर टाइम हम लोग डिसअपॉइंट हो गए। और आगे हमारे सामने हजारों लोग, इधर ही नहीं सारे देश में थे, वेट कर रहे थे कि आज आवाज आएगी ईमानदारी वापस लाने की। नहीं, बहुत बड़ी अहम बात कही किरण बेदी। कह रहे हैं ईमानदारी वापस लानी है, देश को बचाना है और लोकपाल बिल लाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये पूरा शो आप znews.com पे भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।